दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज फिर से फोर्थ व्यू की शुरुआत करते हैं। एक मुद्दत हो गई है आपसे मुलाकात किए हुए। शायद वो वक्त था जब यूक्रेन में वॉर की शुरुआत हुई और शायद मैं कहीं मशरूफ़ हो गया, या यूँ कहिए कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। फिर कुछ थोड़ी सी राहत के बाद फिर आपके साथ हूँ। मुकम्मल राहत होगी तो फिर से तेवर बदले होंगे, मगर फ़िलहाल ज़रूरी ख़बरों के साथ आपके साथ ज़रूरी है कि एक बार फिर से जुड़ा जाए और कुछ वो बातें कर ली जाएं जिन पर मेरे ख़्याल से मीडिया उतनी ईमानदारी से बात नहीं करता जितनी करनी चाहिए। दोस्तों, आज जब मैं ये प्रोग्राम शूट कर रहा हूँ तब राजपक्षे श्रीलंका का जो हाल है, अब तक खबर पहुंच रही होगी। वहाँ पहले एक बार रेवोल्यूशन हो चुका है और आज प्रेसिडेंट के महल पर कब्ज़ा कर लिया गया है। कुछ खिलाड़ी भी जो है वो देखे गए हैं जनता के साथ में। देश की ये हालत हो गई है कि अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट भाग खड़े हुए हैं और अभी तक मुकम्मल ख़बर नहीं है कि वो कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं हैं, कौन उन्हें पनाह देगा। यानी महल खाली करके भागना पड़ा। जनता के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जनता ने शायद उसका बदला लेने की ठान ली है। क्या सिर्फ वहाँ का प्रेसिडेंट या वहाँ की राजनीति इसकी ज़िम्मेदार है, या वहाँ की जनता भी इसके ज़िम्मेदार है? इस पर हम बात करेंगे। बहुत से अफसाने आप सुन रहे होंगे, बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके चर्चे भी सुने होंगे और आपने सुनी होगी कि अर्थव्यवस्था, फॉरेन करेंसी उनके पास नहीं है अब, तो वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लोग जो है खाद को उन्होंने बंद कर दिया। ये सब ज़ाहिरा तौर पर मैं इन्हें कोरी बकवास मानता हूँ जिनका हकीकत से कोई मतलब नहीं है। हम हकीकत पर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान में ज़रूरी हो गया है पत्रकारिता, क्योंकि मैं भी उसी एंगल से इस मुद्दे पर भी बात करूंगा और ये याद आपको दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि आज पत्रकारिता के अनेकों एंगल हो गए हैं और उन अनेकों एंगल में क्या क्या इस वक्त नया चल रहा है दुनिया में, ज़रूरी है ये भी समझना। हम शिकवे शिकायत तो करते रहते हैं, शिकवे शिकायत से अलग हटकर भी ये चल क्या रहा है थोड़ा सा मेरे अंदाज में भी सुन लीजिए। बाकी तो आपकी अपनी राय है, जो चाहे फैसला करें। दोस्तों, पाकिस्तान में एक पत्रकार जिसका नाम इमरान रियाज़ खान है। मेरे ख्याल से पहले वो इतना पॉपुलर नहीं था, मगर जुझारू लड़का है और जर्नलिज़म करता रहा है। वो सिर्फ पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के साथ अचानक खड़ा नहीं हो गया। उससे पहले नून लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके फेवर में भी बहुत कुछ कहता रहा है। इमरान खान की पंजाब की सरकार को तनकीद का निशाना बनाता रहा है और बहुत कुछ ये माना जाता है कि वो जर्नलिज़म कर रहा था। मगर एक बात, किसी भी जर्नलिस्ट की कोई एक राय हो सकती है, उसका अपना विचार हो सकता है और उसको एक्सप्रेस करने का उसको अधिकार है। अगर हम भारत के पुराने मामलात को लेकर अगर देखें तो जिनके नाम से हम जर्नलिज़म का दिवस मनाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, क्योंकि वो भी तो अपने देश की आज़ादी को ख्याल में रखते हुए फ्रीडम फाइटर्स के साथ अपने ताल्लुकात भी रखते थे और प्रताप अखबार में वो सरकार के ख़िलाफ़ खुलकर लिखा करते थे और सरकार के ख़िलाफ़ उन बातों को लिखते थे जो भारतीय नागरिकों के ख़िलाफ़ थी, भारतीय आज़ादी के ख़िलाफ़ थी। इसी तरह अगर किसी को अपने देश में लगता है कि वहाँ की जो सत्ता है, जो सरकार है, वो उनके देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता का यही काम है कि वो जनता के साथ आके खड़ी हो जाए और अपनी बात मुखर होकर कहे। क्योंकि पत्रकार फौजी तो होता नहीं है कि वो गन लेकर चलता है। पत्रकार जो है वो क्रांतिकारी कलम का ही होता है, वो सड़कों पर तो उतरता नहीं है। हाँ, पत्रकारों के हितों के लिए कभी कभी या उनके समर्थन में जनता उतर जाया करती है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। मगर आज इमरान रियाज़ खान के समर्थन में लोग पाकिस्तान की सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। भले ही उनको एक पार्टी का कहा जाए, मगर
लोग समर्थन में उतरना शुरू हो गए हैं। पत्रकारिता पर मैं जो बात करना चाहता हूं, चलिए वो इमरान, मगर इसमें एक चीज़ मैं, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जोड़ता चलूँ। नवाज़ शरीफ की, यानी उस नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, उसने जिस तरीके का जुल्म उस पत्रकार पर किया है, 17 से 18 शहरों पर अलग अलग एक ही तरह के मुकदमे लिख दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट, मतलब माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट की तरफ से पहले से उनको प्री बेल थी, मगर उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कई कोर्ट ने उसी केस में उनको ज़मानत भी दे दी है, और बल्कि मुस्तरद ही कर दिया है कि ये कोई केस ही नहीं है, क्योंकि जिन वीडियो के नाम पर, जिन शब्दों के नाम पर उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ उन वीडियो में है ही नहीं जो एंटी नेशन हो। उसके बावजूद वहाँ पुलिस फोर्स और पूरा एक अमला उनको टॉर्चर कर रहा है, रातों को सोने नहीं दे रहा है, इस शहर से उस शहर भगाए फिर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पहले नौकरी छुड़वाई, उसके बाद फिर घर में कैद किया, फिर उसके जो लाइसेंसी वेपन थे वो ले लिए गए। जब इससे भी बात नहीं बनी तो मुकदमे दर्ज करके उठा लिया गया। यानी कोर्ट की भी कोई बात मानने के लिए पाकिस्तान सरकार तैयार नहीं है। एक पैगाम वहाँ के पत्रकारों को या जनता को देने की कोशिश कर रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ना कोई कोर्ट है, ना कोई कानून है, ना कोई मामला है, वो जो चाहे सत्ता में है वो कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो मुझे पाकिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं वो श्रीलंका से भी कहीं ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत वहाँ की जनता को ये ऐलान कर रही है एक पत्रकार के बहाने कि हम सत्ता छोड़ेंगे नहीं। सत्ता तुम्हें ना कोई जज दिला सकता है, ना कोई पुलिस दिला सकती है, ना कोई नेता दिला सकता है। अब ये देश हमारे रहमो करम पर है, हम जो चाहे वो फैसला कर सकते हैं और करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ चुकी है। वहाँ जो इन्फ्लेंस है, रेट है, मुद्रास्फीति, वो भी बहुत हाई हो चुकी है। बहुत स्थिति ख़राब दिन पर दिन होती जा रही है, और कोई ना IMF उनको जो है पैसे देने के लिए तैयार है, ना कोई सऊदी अरब देने के लिए तैयार है। चाइना ने भी अपने हाथ घसीट लिए हैं, चूँकि इस सरकार पर इल्ज़ाम बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका ने ये रिजीम चेंज करवाया है, और अमेरिका चूँकि यहाँ अपनी ताकत को, अपने लोगों को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसने, जो आर्मी चीफ है उसने, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने, मतलब टोटल लोगों ने अमेरिका के एक हुक्म को बजाया। ऐसा वहाँ की इमरान खान की पार्टी, बल्कि जनता, बल्कि मीडिया, और जो सहाफ़ी गिरफ्तार किया गया है उसने भी सेम इल्ज़ाम लगाया है। और ये कुछ नज़र भी आ रहा है कि, बल्कि उस पर बहुत सारी बहस वहाँ पर चल रही है कि पाकिस्तान को के एक प्रधानमंत्री को बाहर निकाल के फेंक दिया और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। उसके फेवर में जो लोग खड़े होते हैं उनको पुलिस टॉर्चर करती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्शल लॉ में भी ना एक कानून होता है। इससे पहले भी जब मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाए जाते थे, फिर भी अदालतों में अगर कोई कार्रवाई होती थी तो मार्शल लॉ मतलब एक लॉ होता है, और उस लॉ के तरीके से जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे जो भी किया जाता है वो चलता है। मगर इस वक्त एक पॉपुलर, जो अपने आप को चुनी हुई सरकार कहती है, जिसको जो सत्ता में बैठी है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, वो सरकार पर्सनल लॉ, माफ़ कीजिएगा, जो मार्शल लॉ लगाई जाती है, डिक्टेटरशिप लगाई जाती है, फौज जहां सत्ताएं चलाती है, उससे भी ख़तरनाक तरीके से वहां की सत्ता को हैंडल कर रही है। चूँकि ये बात वो सत्ता जान चुकी है, उन पर बहुत सारे करप्शन के, भ्रष्टाचार के मुकदमे थे। वो मुकदमे उनसे बाहर आना था, मनी लॉन्ड्रिंग के थे, फ्रॉड्स के थे, बहुत सारे मुकदमात थे, उनसे उनको बाहर भी आना था। उसके बदले में भले ही ये पूरे देश का उनका बेड़ा गर्क हो जाए, उनको जो विदेशी उनके ताल्लुकात बने थे या बन रहे थे वो धर्म भरम हो जाएं, खाने के लिए उनके पास अनाज बचे न बचे, तेल भले ही उनकी किसी भी कीमत पे पहुंच जाए कि कोई भी सूरत हो जाए, और जो चाइना के साथ उनके कॉरिडोर और ये सब कुछ चल रहे थे वो पूरी तरह से धर्म भरम हो जाएं। चूँकि बड़ी सीधी सी बात है, अगर सऊदी अरब है वो अपना हित देखेगा, UAE अपना हितों को देखेगा, और चाइना अपने हितों को देखकर आगे बढ़ेगा। मगर ऐसा लगता है कि फ़ौज जो है वहाँ की
अमेरिका के रडार पर रहती है और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट में गहरी पैठ अमेरिका की है। चूँकि अमेरिका की एक सफ़ीर के कहने पर अगर वहाँ की सत्ता को पूरी तरह चेंज किया जाता है और वहाँ की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और इस वक्त वहाँ पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, सड़कों पर हो, पुलिस में हो, फौज के हालात हो, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमेरिका से बैठकर कठपुतली का कोई धागा हिला रहा है और ये सब उसके सामने नाच रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तय है, हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता वहाँ का रिजीम चेंज नहीं कर सकती। अब वो मेरे ख़्याल से उनके बस से बाहर होती हुई जा रही हैं चीज़ें। अगर इस तरह की सूरत हाल में इलेक्शन भी वहाँ पर करवाए जाते हैं, फ़ौज और वहाँ की खुफिया एजेंसी और पुलिस, और अगर ये जो लोग वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, ये लोग अगर सब एक जगह पर एक रडार पर हैं, तो जनता चाहे कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता इनका कुछ बिगाड़ पाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान की जनता में से भी उस पर फिर से एक अलग प्रोग्राम करेंगे। कोई मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ उनकी हरकतों को, क्योंकि उनके यहाँ बिकाऊ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। वही ख़रीद कर लोगों ने आतंकवादी बनाए और दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। तो मैं आपको, वो अलग बात है कि इनके वही नेता, वही इनके धार्मिक नेता भी और पॉलिटिकल नेता भी कितने बिकाऊ और कितने अनैतिक हैं, ये पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया। 70 सालों से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक जो गुब्बारा था, जो एक ड्रामा मुस्लिम जगत को बना के दिखाया जाता था कि इस्लामी जगत का ये बहुत ताकतवर देश है। आप देख सकते हैं कि शायद ये मुस्लिम जगत का तो क्या, वो दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन और सबसे गया गुजरा देश, जो परमाणु संपन्न अपने आप को कहता है, मगर एक अंग्रेज़ी एक अधिकारी, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रेसिडेंट, कोई वहाँ की बड़ी एजेंसी की भी बात आप छोड़ दीजिए, छोटे छोटे अधिकारी इसको हैंडल कर रहे हैं। और ये लोग अपने कौम को अपने मफाद के लिए बेचकर उनके सरों की, उनके घरों की, उनकी कीमत लगाकर ऐशो आराम कर रहे हैं। ये असल पाकिस्तान की हालत है। दोस्तों, यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम दुनिया के हर देश की, हर कम्युनिटी की, हर हालात की गुफ्तगू करते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान या मुस्लिम की नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के जो भी पहलू हैं उनको डिस्कस करते हैं फोर्थ व्यू में। तो आज पाकिस्तान की बात की है। अलबत्ता पाकिस्तान की बात में बहुत कुछ अधूरा रह गया है। इसको तफसील से फिर मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि लय में आते आते भी मुझे 2-4 दिन लगेंगे। एक तवील मुद्दत से मैं स्टूडियो से कटा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं फिर वापस श्रीलंका में। श्रीलंका की बात अगर हम अभी कर रहे हैं तो शायद अलग अलग पहलू आप लोग सुन रहे होंगे, मगर मैं ख़ास तौर से एक पहलू पर आपकी नज़र डालता हूँ। यहीं से शुरुआत होती है उस बात की जिसकी हम आज चिंता कर रहे हैं, जिसे पत्रकारिता, जर्नलिज़म कहते हैं। असल बात पर कभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की गई, क्योंकि पश्चिमी जगत के जो हित हैं वो जिन देशों के साथ जुड़े हैं, उन देशों को बाकायदा वो लोग मॉनिटर करते हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए जिस तरह के खेल वो खेल सकते हैं, खेले जाते हैं। उनकी एक ही नैतिकता, एक ही मानववाद वो हर जगह पर लागू नहीं होता। अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कम्युनिटी के साथ अलग अलग उनके पैरामीटर्स हैं, जब वो उसे ह्यूमन राइट, मानवता या मानववाद में परिवर्तित करते हैं। तो आज श्रीलंका की बात हम जब कर रहे हैं तो श्रीलंका में वो सिविल वॉर का एक तरह से सीरीज तख्ता पलट का, जनता द्वारा तख्ता पलट का एक कार्य अंजाम दिया जा चुका है। प्रेसिडेंट भाग चुका है और महल पर कब्ज़ा कर लिया गया है जनता के द्वारा। अभी कुछ और आगे चलकर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल की जो स्थिति है वो ख़राब है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पर कोई जितनी जानकारी है उतनी आप तक पहुँचा रहा हूँ। हम इसके पीछे की बात करते हैं। पीछे की बात बड़ी सीधी है कि इस देश में लगभग पिछले 4-5 सालों से एक नफ़रत का माहौल यहाँ पर खड़ा किया गया था, और ये नफ़रत का माहौल जिनके प्रति नफ़रतें थी उनको मालूम था। वो लोग, क्योंकि दूसरी जगह पर मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा था, मगर जिनके खिलाफ़ यहाँ पर नफ़रतें थी, यहाँ घरों में घुसकर जो है वो लोगों को टेरराइज़ किया जा रहा था,
सीधी बात है, वहाँ की माइनॉरिटी मुस्लिम्स पर जो है हमले किए जा रहे थे, वहाँ उनके बुर्का पहनने पर, उनकी तमाम इस तरह की जो एक्टिविटी है, धार्मिक एक्टिविटी को निशाना बनाया जा रहा था। और बहुत कुछ जो मीडिया नहीं दिखा रहा था उससे भी ख़तरनाक तरीके से वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, चूँकि रोहिंग्या मुसलमानों को जिसने निकाला था वो बौद्धिस्ट गुरु और जो श्रीलंका का एक बौद्ध गुरु था, इन दोनों का आपस में गहरा मित्रता थी। उसके फ़ोटो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर उसी तर्ज पर श्रीलंका से मुसलमानों को के सफाए की तैयारी हो रही थी। अचानक धीरे धीरे यहाँ के हालात ख़राब होने लगे और अर्थव्यवस्था के चुंगल में फंस के लोग बाग मजहबी नफ़रत जो यहाँ दिलों में भर चुकी थी और जिसे अंजाम देने जा रहे थे, ये वो भूल गए और रोटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान इनका हुआ, मगर रोटी संभल नहीं पाई और यहाँ तक के कंगाली के हवाले हो गए। मगर इस कंगाली के हवाले होने के पीछे वो देश भी थे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, इस देश में ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड देश है। एग्रीकल्चर पर ही इस देश की पूरी जो ज़्यादातर इनकी इकोनॉमी है उस पर मुनसर करती है। तो एग्रीकल्चर पर मुनसर करने वाली इकोनॉमी भी आपको भूखे मरने से नहीं बचा सकती। ये साबित जो है श्रीलंका ने भी कर दिया। और हमने जब यूएसएसआर टूटा था, जब एक एक ब्रेड के लिए वहाँ पर जो है कत्ल हो जाया करते थे, जबकि पूरी दुनिया को वो अनाज सप्लाई करते हैं, खाना सप्लाई करते हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो एक बात ज़रूर है कि इन्होंने जिस तरह की नफ़रत का माहौल अपनी जनता में पनपने दिया और जनता में पनपने का रद्द अमल धीरे धीरे मुस्लिम जगत में, जहां अफ्रीकन देशों में इनका फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, जहां से इनको डॉलर आते थे, जहां इनका माल बाहर जाता था, वो धीरे धीरे कम किया गया। इनके मुतबादिल जो है वो दूसरे देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने लगे और धीरे धीरे ये अपनी हदों में सिमट गए। और हदों में सिमटने का नतीजा ये हुआ कि ये डॉलर के खसारे की तरफ चले गए। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। 50 काट आपको बताई जाएंगी। क्यों बताई जाएंगी? क्योंकि नफ़रतों का बाज़ार अभी गर्म करना है और नफ़रतों के हालात अभी और दुनिया में पैदा करने हैं और जेनोसाइड के प्लान अभी लोगों को और बनाने हैं। और वो क्या होगा अंजाम, वो तो ऊपर वाला जाने। अगर हम जिंदा रहे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि उसका अंजाम क्या होगा। मगर एक चीज़ यहाँ पर देखा जाएगा कि आप आज इतनी सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती हैं, आज दुनिया के साथ कदम ताल करके चलने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि अगर आपके पास में 10 से 20 चीज़ें भी शॉर्ट हो जाती हैं तो आप उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुनिया के साथ कारोबार करना ज़रूरी है, सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से श्रीलंका के लोगों को भी ये घमंड था कि उनके यहाँ तो एग्रीकल्चर है और वो अपना खाते हैं और अपना कमाते हैं, और आज उन्हें अपने ही राष्ट्रपति के महल पर कब्ज़ा करना पड़ा। मेरे ख्याल से रोटी से लेके हर चीज़ के लाले उनको पड़ चुके हैं इस वक्त। और दुनिया में अभी उनका कोई हाथ भी पकड़ेगा या वापस रिवाइज़ करेंगे, इसमें एक लंबा समय लगेगा। अभी तो वो रोटी के एक जंग लड़ते रहेंगे। यहाँ पत्रकारिता ने, चूँकि पश्चिमी जगत के हितों में था, श्रीलंका उनके टारगेट पे था, ये सब कुछ होने दिया, इनको आगाह नहीं किया, अलर्ट नहीं किया। चूँकि यहाँ पर चाइना अपने पैर जमा रहा था और चाइना के पैरों को उखाड़ना था, और श्रीलंका की सरकार को बाकायदा जो है चुनौती उसी आदमी ने दी थी जिसने पाकिस्तान को धमकी देकर वहाँ की सत्ता को बदलवाया था। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ ये लोग किस तरह का खेल खेलते हैं वो आपके सामने श्रीलंका हो चुका है। और शायद श्रीलंका से भी बदतरीन सिविल वॉर में शायद चेंज ना हो जाए, पाकिस्तान की हालत और बदतरीन हो जाएगी। वहाँ की जनता से न टकरा जाए, वहाँ की जनता फौज से सीधे न टकरा जाए, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। और ये सब कुछ जो जनता होती है ना, इसकी जिम्मेदार वो होती है। क्योंकि जनता जब यहाँ पर कोई खेल खेले जाते हैं, जब यहाँ के लोग, किसी भी देश के लोग जो हैं, उनके नेता अपने देश की जो कमिटमेंट है वो इस तरह से करते हैं कि देश की जनता को ही बेच डालते हैं, और उनकी मतलब जो कमिटमेंट होते हैं वो कमिटमेंट से बाहर नहीं जा सकते, चाहे उसकी जनता भूखी मरे या फिर वो अमीर हो जाए या फिर वो बर्बाद हो जाए, तब ये चुप रहते हैं। चूँकि इनके हाथ में इनके मफाद के झुंझुने दिए जाते हैं। ख़ास तौर से
कॉमन कॉमन जो फनामीना है वो धर्म का है। लोगों के हाथ में धर्म का हथियार थमा दिया जाता है, जिसे लेकर वो काफ़ी एग्रेसिव और खुश होते हैं। धर्म गुरु इनकी अगुवाई करते हैं। और फिर ये जो हैं, जो आपने देखा था रोहिंग्या के साथ जो हुआ था म्यांमार में, वो भी, उसको भी लीड कौन कर रहा था। श्रीलंका में भी आप पता करिए, क्योंकि पत्रकारिता आप तक ये बातें नहीं पहुंचाएगी, आप पता करिए यही सब कुछ चल रहा था। और पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पर जिस तरीके से पूरी दुनिया में टेररिज्म को परोसा गया, उन्हीं के नेताओं ने और नकली धर्म गुरुओं ने जिस तरह वहाँ की जनता को बिकना सिखाया, आज बिकते बिकते ये हालत हो गई कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लोअर कोर्ट का जज हो, या फिर हाई कोर्ट का जज हो, या फिर वो आर्मी चीफ हो, या वहाँ की जनता नेता हो, सब बिकाऊ हैं। ये साबित हो रहा है। हर कोई अपने मफाद के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ किसी को अपने देश की या किसी धर्म की नहीं पड़ी है। धर्म के नाम पर दुनिया को जो है वो टेररिज्म परोसने वाले देश में दरअसल वो सब बिकाऊ थे। ये बात इनको बर्बादी के बाद समझ आएगी। अभी तो ये बात पूरी तरह उनको समझ में नहीं आएगी कि वो इस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को जो है किस तरह से उन्होंने पनपने दिया, किस तरह से उन्होंने अपने समाज में उनको बड़ा होने दिया, किस तरह वो दुनिया में पहले, और किस तरह आज वो तबाही के कगार पर पहुँचे हैं, क्योंकि वो बिकना सीख चुके थे। और आज शायद उससे उनका निकलना बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। अभी जर्नलिज्म का खेल बाकी है। तो खैर मेरे ख्याल से आप सब लोगों को उम्मीद होगी कि मैं यूक्रेन और जो अमेरिका और चाइना और इस तमाम दुनिया में चल रहा है इसके बारे में चर्चा करूं। अगला एपिसोड इंशाल्लाह हम बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स पर करेंगे, मगर थोड़ी थोड़ी अपडेट आपको करता चलूं। जो चीज़ें आपको पता है कि पुतिन को ने जिस तरीके से अपनी निज़ाम को चलाया, और तेल, चूँकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि तेल की उम्र बहुत लंबी नहीं है। दुनिया की सरकारें, आपकी सरकारें भी ऐलान करती हुई नज़र आएंगी 2025 तक, 27 तक या 30 तक तेल से निजात पा लेंगे। ये बात रशिया भी जानता था, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। वो जानते हैं कि तेल का खेल लंबा नहीं है, इसलिए तेल डिप्लोमेसी के ज़रिए दुनिया को झुकाने के लिए उनके पास मात्र 4 से 5 साल है, और इन 4-5 सालों के अंदर ही इस टूल का इस्तेमाल कर लिया गया तो हो पाएगा, और अगर इससे आगे निकल गए तो फिर बात उनके हाथ से निकल जाएगी, जो कि सही वक्त रहते हुए पुतिन ने इस्तेमाल किया। अभी बहुत कुछ बहुत तेज़ी से ये वार अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। वार में बहुत, देखिए जब से मैंने आपको कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर तब से चल रहा है। अब इसमें मूव चेंज हो रहे हैं, घोड़े चेंज हो रहे हैं, मोहरे चेंज हो रहे हैं। अभी बहुत कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी का तनाव जो है वो दिखाई आपको दे रहा है, और मेरे ख्याल से आज वक्त नहीं है इस पर कि हम तफसील से बातें करें, मगर जैसे मैंने आपसे तब गुफ्तगू की थी, गेम उसी तरफ सीधे जा रहा है। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के चेंजेस हैं, उन पर विस्तार से बातें करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि मैं अगला प्रोग्राम आपके पास लेकर आऊँ और उसमें जियोपॉलिटिक्स की बारीकी समझाऊँ। फ़िलहाल इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दुनिया में पत्रकार एक जनता के साथ, जनता की आवाज़ होते हैं, उनको पत्रकार कहते हैं। कुछ लोग दुनिया के मानवतावाद या फिर सोशलिज्म को हाईलाइट करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए कलम उठाते हैं, उनको भी पत्रकार कहते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन करते हैं, उन्हें पत्रकार नहीं बल्कि उन्हें प्रचारक कहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि प्रचारकों को पत्रकार कहा जाने लगा, ये बल्कि सिर्फ उन्हीं को पत्रकार कहा जाने लगा। ये पत्रकारिता की डेथ का ऐलान है। खुदा हाफिज़।